Hello students, I am Geeta Chugh. Welcome to my channel Learn English with Geeta ma'am. Today we are going to read a poem from class 10's book First Flight. The title of the poem is A Tiger in the Zoo. To study the poem in an elaborate manner, first of all we will know about the poet, thereafter the subject of the poem, and then the stanza-wise detailed explanation. It will be followed by theme and the central idea. Then poetic devices will be discussed and it will be followed by a short quiz. Let's have a short introduction of the poet Leslie Norris. George Leslie Norris, a fellow of Royal Society of Literature, was a prize-winning Welsh poet and short story writer. He taught at academic institutions in Britain and the United States, including Brigham Young University. Let's know about the subject of the poem. This poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat, as you can see in the picture also. इस पिक्चर में मैंने शो करने की कोशिश की है कि कैसे एक टाइगर जो बिहाइंड द बार्स है या केज में जो बंद है उसकी क्या सिचुएशन है in comparison to the tiger who is freely roaming in the jungle. So the poem moves from the zoo to the jungle and back again to the zoo. मीन्स किसी स्टेंजा में आप देखेंगे कि पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा है सिचुएशन उस टाइगर की जो एनकेज्ड है जू में, और दूसरे ही स्टेंजा में वो सिचुएशन बता रहा है उस टाइगर के बारे में जो अपने नेचुरल हैबिटेट में फ्रीली रोम कर पा रहा है. नाउ वी कम ऑन टू द स्टेंजा वाइज डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम. सो वी विल बिगिन विद स्टेंजा 1. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. Fine. तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ही जो है वो यहाँ पोइट यूज़ कर रहा है टाइगर को एड्रेस करने के लिए. ठीक है. ही स्टॉक्स, स्टॉक का मीनिंग होता है टू वॉक इन अ डिग्निफाइड स्टाइल. फाइन. तो अब पोइट ये कह रहा है कि द टाइगर इज़ वॉकिंग इन अ डिग्निफाइड स्टाइल. ठीक है. डिग्निफाइड मीन्स शोइंग ग्रेट सेल्फ रिस्पेक्ट इन एन ऑनरेबल वे. देन इन हिज विविड स्ट्राइप्स विच आर मेड ऑन हिज बॉडी. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, बिकॉज ही इज इन द जू, ही इज encaptured in a cage, so he could walk only the few steps of his cage. ठीक है. वो पिंजरे में बंद है तो वो उस पिंजरे में जितनी डिस्टेंस उसको मिलती है वॉक करने के लिए उतने ही कुछ स्टेप्स वहाँ पे वो अपनी डिग्निफाइड स्टाइल में चल रहा है. ठीक है. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. पैड से यहाँ पे मतलब है पॉज, जो पंजे होते हैं. ठीक है. वो एकदम वेलवेट की तरह, वेलवेट एक फैब्रिक है जो वो बहुत सॉफ्ट होता है, पता है सबको शायद. सो उसके जो पैड्स हैं या उसके जो पॉज हैं वो बिल्कुल वेलवेट फैब्रिक की तरह से ही सॉफ्ट हैं. एंड द वर्ड क्वाइट हेयर सजेस्ट बिकॉज वो सॉफ्ट हैं. और दूसरी बात जो यहाँ पे हम इमेजिन कर सकते हैं वो कि टाइगर जो है वो अभी एक फास्ट पेस से मूव नहीं कर रहा है, या फिर उसका जो बेस जो है वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें नहीं आ रही हैं पैरों के नीचे जिनसे कुछ साउंड प्रोड्यूस हो. इन अ वे द पोएट इज़ टॉकिंग अबाउट द जेंटल वॉक ऑफ द टाइगर. Then he says in his quiet rage. Quiet का मीनिंग होता है साइलेंट एंड rage means extreme anger. ये दो opposite ideas हैं, contrasting ideas हैं which are put together. This is called oxymoron. इसके बारे में हम literary device के section में बात करेंगे. तो poet here wants to say that though the tiger is extremely angry, yet he is quiet because he knows his limits. He knows कि वहाँ से बाहर जाना उसके लिए पॉसिबल नहीं है. दैट्स वाई ही इज़ डीलिंग विद हिज एंगर इन अ क्वाइट एंड काम मैनर. इस स्टेंजा में सिचुएशन थी एक टाइगर की जो एक जू में एनकेज्ड है. अब बात करते हैं सेकंड स्टेंजा की. ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास. नाउ द वर्ड लर्किंग हियर मीन्स हाइडिंग. ठीक है. स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास. स्लाइडिंग मीन्स अगेन मूविंग स्लोली, है ना. एक जो सीक्रेट तरीके से जब हम मूव करते हैं कहीं से उसके लिए वर्ड यूज़ होता है स्लाइडिंग. ठीक है. तो यहाँ पे इन दो लाइंस में पोइट ये कहना चाह रहा है कि जब एक टाइगर एक फॉरेस्ट में होता है तो वो कैसे मूव करता है वो इस चीज़ को यहाँ बता रहा है. ठीक है. मैंने आपको पहले भी बताया कि आप
स्टेंजा वाइज टाइगर को डिफरेंट सिचुएशन में देखोगे, वंस इन द केज एंड अदर टाइम इन द फॉरेस्ट, ठीक है। सो यहाँ पे वो बात कर रहा है व्हेन द टाइगर वॉज इन द फॉरेस्ट, ठीक है, कि यूजुअली जब वो फॉरेस्ट में होता है वो क्या करता है, इट शुड बी लर्किंग, कि जो वो यहाँ है उसके बजाय उसको तो हाइड करना चाहिए शेडोज़ में, मतलब किसी भी बुशेज़ या कोई भी झाड़ियों के पीछे छुप के उसको स्लाइड करना चाहिए, मीन्स स्लो सीक्रेटली पास करना चाहिए थ्रू लॉन्ग ग्रास। अब लॉन्ग ग्रास की शेडो जो है उसके पीछे हाइड होकर स्लोली मूव करने की बात यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास, उसको वॉक करते हुए कहाँ जाना चाहिए, ही शुड स्लिप थ्रू द लॉन्ग ग्रास नियर द सोर्स ऑफ वाटर। वाटर होल का मतलब कोई भी वाटर पॉइंट, ठीक है, कोई भी वाटर बॉडी जहाँ पे ही वॉन्ट्स टू कैच हिज प्रे, ठीक है। और एक प्लम्प डियर, प्लम्प मीन्स एकदम, जिसको बोलते हैं ना कि हम वेरी फैट, है ना, एकदम फ्लैशी जो होता है, उसके लिए वहाँ पे यूज़ किया हुआ है कि वो अपने फ्लैशी प्रे जो है, जो डियर जो है, उसको हंट करने के लिए ही शुड बी मूविंग slowly through the long grass, hiding in the shadow of the long grass and move towards the water body. Fine. So in the first paragraph the tiger is shown in the zoo where he was bound to walk the few steps of his cage, and in the second paragraph the poet suggests that the tiger should be moving slowly through the long grass, hiding through the long grass, and it should hunt his prey, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज गिवन इन द थर्ड पैराग्राफ। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लॉज, टेरराइजिंग द विलेज। अब यहाँ पे कुछ हार्ड वर्ड्स हम पहले देख लेते हैं। वर्ड स्नार्लिंग हियर रेफर्स टू द ग्रॉलिंग और द रॉरिंग ऑफ द टाइगर। फाइन। He should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs. White fangs are actually the white pointed teeth which are known as canines. ठीक है? His claws terrorizing the village. So here the poet suggests that the tiger should be growling, fine, around houses at the edge of jungle near some village. Fine. Then he says what should he do going there? He should show his white fangs, its canines and his pointed claws while moving here and there, ठीक है, and in this way he should become a cause of terror for the villagers. Fine. So in this paragraph the poet tells about the usual habit of the nature, you can say it better, the nature of the tiger. What is the nature of the tiger? That it always causes a terror, ठीक है। So going along with his nature the poet says that this ferocious animal supposed to be roaring or growling around the houses at the jungle's edge, and this way showing his white fangs and his claws he should be found terrorizing the village. Thereafter in the next paragraph he says, telling about the situation of encaged tiger, he says that but he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. लेकिन अभी जो सिचुएशन है जहाँ पे शो किया गया है टाइगर को केज में बंद, उस सिचुएशन में टाइगर क्या कर रहा है, उसकी क्या कंडीशन है, उसके बारे में पॉइंट इस पैराग्राफ में बता रहा है। द पॉइंट सेज दैट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, ठीक है, कॉन्क्रीट से जो दीवारें बनती हैं, है ना, उन उससे बने हुए सेल में, उससे बने हुए पिंजरे में आप कह सकते हैं, केज में टाइगर जो है वो बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको वो अब शो नहीं कर सकता बिकॉज ही इज़ बिहाइंड द बार्स, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स से मतलब ही हिमसेल्फ, द टाइगर हिमसेल्फ, ही इज़ बिहाइंड द बार्स, ठीक है। देन stalking the length of his cage, again the word stalking is repeated here, showing the dignified walk of the tiger. So now what is he doing? He is only
walking through the length of his cage, ignoring visitors. और even the visitors, जो visitors वहाँ पे आ रहे हैं टाइगर्स को देखने के लिए, जैसे हम लोग भी ज़ू में जाते हैं एनिमल्स को देखने के लिए, वो उनको भी इग्नोर कर रहा है. ठीक है, यानी एक तरफ जहाँ उसका नेचर है टेरराइज करने का लोगों को, ठीक है, वो यहाँ पे जब वो केज में बंद है वो ये जानता है कि वो अपनी पावर्स को यूज़ नहीं कर सकता. दैट्स वाई ही इज़ इग्नोरिंग द विजिटर्स. वो जंगल का राजा है लेकिन वो बार्स के पीछे है, वो केज में है. मे बी ही इज़ फीलिंग वेरी अशेम्ड और एम्बैरस्ड यू कैन से. सो ही डज नॉट वॉन्ट इवन टू फेस द विजिटर्स. फाइन. The next paragraph, the poet says, he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. He hears the last voice at night. अब जो last voice जो उसको नाइट में सुनाई देती है वो किसकी आवाज़ है, इसके बारे में पोइट बता रहा है. द पेट्रोलिंग कार्स, ये आवाज़ है पेट्रोलिंग कार्स की. पेट्रोलिंग मीन्स जो वहाँ पे एक सर्वे के लिए गाड़ी जो घूमती रहती है उसके बारे में यहाँ पॉइंट बात कर रहा है कि जो पेट्रोलिंग कार्स हैं उनकी आवाज़ उसको रात तक सुनाई देती है. ठीक है, द मीन्स द कार विच कम्स टू द जू टू हैव अ लुक एट द एनिमल्स और द कंडीशंस ऑल अराउंड, है ना. सो ही इज़ डिस्टर्ब्ड इन अ वे, यू कैन से कि एट नाइट ही रिमेन्स डिस्टर्ब्ड ड्यू टू द नॉइस ऑफ द पेट्रोलिंग cars. And now he stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. Brilliant से मतलब यहाँ पे shining है और यहाँ पे भी brilliant का मतलब shining ही है. ठीक है, सो यहाँ पे पोइट ही कह रहा है कि वो स्टेयर कर रहा है. स्टेयर का मतलब होता है टू लुक कंटिन्यूसली, है ना. जब आप किसी एक चीज़ को एक टक लगा के देखते रहते हो तब हम स्टेयर वर्ड यूज़ करते हैं, है ना. इसका लिटिल मीनिंग वैसे घूरना होता है लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूस जो वो गेज से देख रहा है उसके लिए यहाँ यूज़ किया है कि ही इज़ लुकिंग एट द स्टार्स with his brilliant eyes, means shining bright eyes. Perhaps he is asking heaven why he has been imprisoned here. Now let's talk about theme and central idea. It's a very important question from exam point of view, so listen to it carefully. Actually, by citing an example of the tiger, the poet wants to emphasize or wants to highlight the condition of the animals who are encaged, who are put in the prison or in any case at any place like zoo. ठीक है, so the poet emphasizes that freedom is essential for humans as well as for animals. Through this poem, he wants to highlight that animals also have emotions and moreover freedom is a birthright. So one must not hurt or keep animals in a cage or any prison for his or her selfish motives. Now let's talk about the poetic devices. सबसे पहले हम बात करेंगे राइम स्कीम की. सो टू चेक द राइम स्कीम हमें हर लाइन के लास्ट वर्ड को चेक करना होगा. फर्स्ट लाइन में लास्ट वर्ड है स्ट्राइप्स, देन केज, देन क्वाइट, देन रेज. साउंड से आपको पता चल रहा है स्ट्राइप्स रिजेंबल्स विथ क्वाइट, सो ए. Cage resembles with rage, so B. ये सेम राइम स्कीम जो है पूरी पोएम में फॉलो होने वाला है. ठीक है, इसलिए हम राइम स्कीम की आगे बात नहीं करेंगे. उसके बाद में हम बात करते हैं ही यहाँ पे टाइगर के लिए यूज़ किया गया है. दिस इज़ कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन इज़ अ लिटरेरी डिवाइस when human qualities are attributed to something or someone non-human. ठीक है, तो यहाँ पे एक एनिमल को उसने ही कह के एट्रीब्यूट किया है. सो इन दिस वे पर्सोनिफिकेशन इज़ यूज्ड हियर. उसके बाद में इन हिज विविड स्ट्राइप्स, इन हिज विविड, यहाँ पे आपको आय का साउंड जो है ना रिपीटेडली सुनाई दे रहा है. सो जो वॉवल साउंड है उसका रिपीटेशन कहलाता है एजोनेंस. सो एजोनेंस इज यूज्ड हियर. द सेकेंड लाइन, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, यहाँ पे स्टेप्स हिज, यहाँ एस का साउंड जो है वो रिपीटेडली सुनाई दे रहा है. एंड एस इज़ अ कॉन्सोनेंट. सो कॉन्सोनेंट की साउंड जब रिपीटेडली आती है दैट इज़ कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स. ठीक है, प्लीज़ नोट इट डाउन. उसके बाद में इन हिज क्वाइट रेज, यहाँ पे क्वाइट रेज बोला गया है. दोनों ही ऑपोजिट आइडियाज़ हैं एंड व्हेन द ऑपोजिट आइडियाज़ आर पुट टुगेदर, ठीक है, दैट डिवाइस इज कॉल्ड ऑक्सीमोरॉन. ठीक है, सो क्वाइट एंड रेज, क्वाइट मीन्स साइलेंट, रेंज मीन्स एंगर, जिसमें कोई साइलेंट नहीं रहता. ठीक है, so in this way oxymoron is used here.
इसके बाद देखिए क्वाइट जो है यहाँ पे 2 बार यूज़ हुआ है ना. दिस इज़ कॉल्ड रिपीटिशन. रिपीटिशन की डिवाइस यूज़ होती है टू पुट अ स्ट्रेस ऑन समथिंग. ठीक है. सो ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, यहाँ पे उसके पैरों की जो आवाज़ है वो भी नहीं आ रही है. दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट, मीन्स ही इज़ मूविंग इन अ वेरी स्लो पेस एंड इन हिज क्वाइट रेज, बिकॉज ही इज़ मूविंग वेरी स्लोली एंड साइलेंटली. तो इस चीज़ को एम्फोसाइज करने के लिए, ठीक है, जो कि उसका नेचर नहीं है टू मूव स्लो एंड साइलेंट, विच इज़ नॉट द नेचर ऑफ अ टाइगर. सो quiet has been used here repeatedly to emphasize the present situation of the tiger. Now let's talk about the poetic devices used in the second paragraph. Here you see in the beginning, he says he should be lurking. He means personification is used here again. And the last line, where plump deer pass. Plump and pass both begin with the same consonant, that is P, and the repetition of the same consonant in the beginning of 2 or more than 2 words is called alliteration. So alliteration is used here. उसके बाद में थर्ड पैराग्राफ की बात करेंगे. He should be snarling around houses at the jungle's edge. ठीक है. तो यहाँ पे भी he बोला है, means personification is again used here. Bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. अब यहाँ पे आप देखिए fangs ending with the sound s, then his claws, यहाँ पे एस एस साउंड का रिपीटेशन हो रहा है. दिस इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स. सिमिलरली personification is used in the fourth paragraph also, where he has addressed the tiger as he. उसके बाद में हम मूव करते हैं लास्ट पैराग्राफ पे. यहाँ पे he hears, यहाँ पे एच का जो साउंड है वो बिगिनिंग में सेम है, मीन्स द सेम कॉन्सोनेंट साउंड इज रिपीटेड एंड दिस इज कॉल्ड एलिट्रेशन. उसके बाद में लास्ट लाइन देखिए, stares with his brilliant eyes. With his brilliant eyes, यहाँ पे I sound is used repeatedly and this is called assonance. इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी कि इमेजरी का यूज़ थ्रू आउट इस पोएम में हुआ है, जहाँ पे फ्रॉम द बिगिनिंग पोइट ने एक इमेज क्रिएट की है कि किस तरीके से एक जो टाइगर है वो एनकेज्ड है और उसकी क्या कंडीशन है, कैसे वो स्लो वॉक कर रहा है या फिर वो क्वाइट रेट शो कर रहा है. एवरीथिंग इज़ लाइक एन इमेज, लाइक वी आर विजुअलाइजिंग द टाइगर एनकेज, द एनकेज टाइगर. ठीक है. सो इस तरह से पोइट ने इमेजेस सेट किए हैं हर पैराग्राफ में. जब वो बात करता है कि ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, है ना, नियर द वाटर होल, तब भी ऐसा लगता है कि हम उसको विजुअलाइज कर पा रहे हैं कि कैसे वो शेडो मतलब जो लॉन्ग ग्रास है उसकी शेडो में हाइड करते हुए कैसे एक प्रे को टारगेट करता है. एंड इन द सिमिलर वे व्हेन ही टॉक्स एट द एंड अबाउट द टाइगर्स कंडीशन हु इज़ हियरिंग द लास्ट वॉइस ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स, तो जैसे हम भी सोच पा रहे हैं कि पेट्रोलिंग कार्स का शोर कैसे आता होगा. And thereafter he stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. Here again we can imagine a tiger sitting and staring at the night stars with his brilliant eyes. So the poet has created beautiful images in each and every stanza. I would like you to note down कि जो fourth stanza है इसका rhyme scheme बाकी stanza से different है. How? Let's see. देखिए first line का last word is cell, second line last word is bars, then cage and then visitors. All these 4 words do not rhyme with each other, so they have a different rhyming pattern. So the rhyming pattern of this stanza is A, B, C, D, while all other stanzas in the poem follow the same rhyme scheme, that is A, B, C, B. I hope this explanation will help you to fight your exam. लेकिन इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट द अपकमिंग नोटिफिकेशंस.